कहानी आप देखेंगे इस वीडियो में। सूटकेस में भरने से लेकर उससे पहले क्या हुआ और सूटकेस में भरने के बाद उसके बाद क्या-क्या हुआ, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है क्योंकि इंतज़ार था सबको। मौके पर टॉवेल था, टॉवेल के अतिरिक्त कुछ कपड़े थे, उन सभी से उसके आसपास के खून को साफ किया गया। वहाँ जो चाकू था उसको इकट्ठा किया गया और पुनः उस जगह पर रख करके वापस आ गए। इस पूरे एपिसोड में अब तक आप लोग को लग रहा था कि 2 आरोपी गिरफ्तार हैं, सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। इस पूरे एपिसोड में 4 लोग हैं और इन चारों की गिरफ्तारी हुई है। अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा दोनों पति पत्नी हैं और दोनों पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे इस पूरे एपिसोड में, लेकिन उनके निशानदेह पर उनके बताए अनुसार 2 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है। उन दोनों ने लगातार उसको खाने पीने की सामान मांगना या उसको लगातार पैसे मांगना के व्यवहार से लगातार वो अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते हुए अपनी पत्नी को साथ में लेकर के इसको। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और आज सूटकेस कांड की पूरी कहानी आप देखेंगे इस वीडियो में। सूटकेस में भरने से लेकर उससे पहले क्या हुआ और सूटकेस में भरने के बाद उसके बाद क्या-क्या हुआ, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है क्योंकि इंतजार था सबको, पूरे छत्तीसगढ़ को इंतजार था कि इस एपिसोड में क्या-क्या हुआ है, क्या कुछ पुलिस ने खुलासा किया है। तो कल रायपुर पुलिस ने इस पूरे एपिसोड को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी कहानी बताई है कि किस तरह से किशोर पैकरा की हत्या की योजना बनाई गई। किशोर पैकरा की पति पत्नी ने मिलकर हत्या की और हत्या करने के बाद कैसे कितने दिनों तक उसकी डेड बॉडी को उस फ्लैट के रूम में रखा गया और रखने के बाद कैसे सूटकेस में डाला गया, सीमेंट से प्लास्टर किया गया और सीमेंट से प्लास्टर करने के बाद जब बॉडी से स्मेल ज़्यादा आने लगी, तब कैसे उन्होंने पेटी में डाला और पेटी में डालने के बाद डेड बॉडी को इंद्रप्रस्थ के फेज़ 2 के आउटर इलाके में फेंका। इस पूरे एपिसोड में अब तक आप लोग को लग रहा था कि 2 आरोपी गिरफ्तार हैं, सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। इस पूरे एपिसोड में 4 लोग हैं और इन चारों की गिरफ्तारी हुई है। अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा दोनों पति पत्नी हैं और दोनों पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे इस पूरे एपिसोड में, लेकिन उनके निशानदेह पर उनके बताए अनुसार 2 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है। उन दोनों ने इस एपिसोड में सिर्फ पेटी उतारने से लेकर पेटी को छोड़ने तक का काम किया है, यानी कि वो मदद की नीयत से पहुंचे थे, लेकिन कांड ऐसा था, इतना ज्यादा चर्चित कांड है कि इसमें उन्हें आरोपी बनाना पड़ा क्योंकि उन्होंने भी इस पूरे एपिसोड में साथ दिया है। अब जाने अनजाने में साथ दिया है ये बात अलग है, लेकिन इस कांड में उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। तो इस पूरे एपिसोड में 2 लोग प्रमुख आरोपी हैं, बाकी 2 लोग मददगार के रूप में शामिल थे, इसलिए उन्हें भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। कहानी की शुरुआत करते हैं 2015-16 से। 2015-16 में किशोर पैकरा, जिनका खुद का हांडीपारा में एक पुश्तैनी मकान है, उस पुश्तैनी मकान को वो बेचना चाह रहा था। रायपुर के खरोरा के पास चंद्रप्रकाश कुर्रे से उनका 50 लाख रुपए में सौदा हुआ। सौदा सब कुछ ठीक-ठाक था, लेकिन अचानक किशोर पैकरा का मन बदल गया। किशोर पैकरा को लगा कि अब मुझे ये मकान मुझे नहीं बेचना चाहिए और इस मामले को लेकर चंद्रप्रकाश कुर्रे और किशोर पैकरा के बीच में विवाद हुआ और किशोर पैकरा फिर पहुंच गया अंकित उपाध्याय के पास। अंकित उपाध्याय से उसकी पहली मुलाकात ही मकान के लेन-देन को लेकर, खरीदी-बिक्री को लेकर हुई थी। किशोर पैकरा ने अंकित उपाध्याय से मदद मांगी कि मेरी मदद करिए, मुझे वो मकान नहीं बेचना है, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया है और कोर्ट में जाने की वजह से उसकी मदद नहीं हो पा रही है। अंकित ने ये वादा किया कि मैं आपके मकान को बिकने नहीं दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो बीच-बीच में अंकित उपाध्याय लगातार उससे पैसा लेता रहा और इस बीच बजरंगपारा में एक और मकान है किशोर पैकरा का। उस मकान का सौदा हो गया, लगभग 30-40 लाख में सौदा हुआ और सौदा होने के बाद उस रकम को, यानी कि जब बजरंगपारा वाला मकान बिक गया किशोर पैकरा का, तो उस पैसे को अंकित उपाध्याय ने अपने पास रख लिया और शेयर मार्केट और सट्टा बाजार में उसने वो पैसे लगा दिए। पैसे लगाने के बाद वो पैसे रिटर्न नहीं कर पाया और वो इस बीच घुमाता रहा, फिराता रहा। लेकिन इस बीच एक और चीज हुई, किशोर पैकरा का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने की वजह से वो चल फिर पाने में समर्थ नहीं रहा, वो असक्षम हो गया। तो किशोर पैकरा को अंकित उपाध्याय ये दिलासा दिलाता रहा कि मैं आपका वारिस की तरह हूं, मैं आपका देखभाल करूंगा, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा, दिन भर खाने से लेकर रात तक खाने का इंतजाम करूंगा। इस भरोसे के साथ, इस आश्वासन के साथ में अंकित उपाध्याय लगातार उससे मेल-जोल करता रहा, सब चीज़ें चलती रही और बात इस बीच लगातार इनके विवाद भी होते रहे।
अंकित उपाध्याय से लगातार वो पैसे मांगता रहा किशोर पैकरा कि मैंने तुमने जमीन बिचवाए थे, उस पैसे कहाँ हैं? तो 10-20 लाख रुपया देना रह गया था। अंकित उपाध्याय ने वो पैसे नहीं दिए थे और इसी बात को लेकर इनके बीच में आए दिन विवाद होता था। विवाद इतना हो गया कि अंकित उपाध्याय ने अपनी पत्नी को पूरे एपिसोड बताया और कहा कि इसे रास्ते में हटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो इसके बाद इन्होंने प्लानिंग की, मर्डर की। किशोर पैकरा को मार देते हैं, किसी को कोई मतलब रहेगा नहीं, इनके परिवार वालों का भी अता-पता नहीं है, कोई बोलने भी नहीं आएगा, कोई सुनने भी नहीं आएगा। तो इन्होंने एक इंद्रप्रस्थ फेज़ 2 में एक मकान किराए पे लिया, रेंट पर फ्लैट किराए पे लिया और ये रेंट पर जिस दिन इन्होंने लिया, उसी दिन इन्होंने उस फ्लैट पे ले जाकर उसकी हत्या की है। अब हत्या कैसे की है? आपको बताता हूँ। अंकित पहुँचा किशोर के पास, तब तक इन्होंने एक फ्लैट रेंट पर ले रखा था। अंकित पहुँचा किशोर के पास, किशोर पैकरा को कहा कि आपके घर की साफ-सफाई करानी है और आपको यहाँ से चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा? तो अंकित ने कहा कि हमने इंद्रप्रस्थ फेज़ 2 में एक रेंट पर फ्लैट लिया है। उस फ्लैट में आपको कुछ दिन रहने हैं, कुछ घंटे रहने हैं, आज बस रह लीजिएगा, फिर उसके बाद कल आ जाएँगे। इस तरह की बातें की, उसके बाद दोनों पति-पत्नी उसको लेकर पहुँच गए इंद्रप्रस्थ फेज़ 2 और जहाँ पे जो तीसरे माले के जो मकान है, जो फ्लैट है, उस फ्लैट में उन्होंने किशोर पैकरा को ठहराया और ठहराने के बाद उसे नहलाया-धुलाया। नहलाने-धुलाने के बाद उसे पोहा भी खिलाया और पोहा खिलाने के बाद अचानक से सीधे जब वो लेटा हुआ था, सोया हुआ था, उसी बीच किशोर पैकरा की छाती पर चढ़ गया अंकित उपाध्याय और उसके पैर को दबाकर रखी थी शिवानी शर्मा। इन्होंने महज़ 15 से 20 सेकंड तक कंटिन्यू गले को दबाए रखा। गले दबाने के बाद वो बेहोश हो गया, यानी कि उसकी साँस टूट गई और साँस टूटने के बाद जब अंकित का मन नहीं भरा, अंकित को लगा कि वो उसकी मौत नहीं हुई है, तो उसने क्या किया कि तत्काल हाथ में चाकू रखा हुआ था, चाकू से ताबड़तोड़ उसके गले पर प्रहार किया, उसके सीने पर प्रहार किया और उसकी जान पहले ही जा चुकी थी, उसकी जान चली गई और अपना जो गुस्सा था, उस गुस्से को निकाला। अब हत्या तो कर दी इन्होंने किशोर पैकरा की, मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद इन्होंने प्लान जो किया था, जो प्लानिंग थी इनकी, उस प्लान को एग्ज़ीक्यूट करना शुरू किया। मर्डर करने के बाद ये दोनों कमरे से बाहर निकले, लाश अंदर रखी हुई है फ्लैट के अंदर और फ्लैट के अंदर इन्होंने फ्लैट को बाहर से ताला लगा दिया। फ्लैट को ताला लगाने के बाद ये दोनों दोपहर में ही वहाँ से रवाना हो गए। ये 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच का एपिसोड है, जब इन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। दोनों इंद्रप्रस्थ फ्लैट को छोड़कर वहाँ से अपने घर चले गए और घर जाने के बाद ये दोनों शाम तक इंतज़ार किए और शाम होने के बाद वापस उस फ्लैट पर पहुँचे और फ्लैट पर पहुँचने के बाद इन्होंने खून साफ किया। जिस टॉवेल से नहलाकर इन्होंने उसको पानी धुलवाए थे, पानी साफ किए थे, पानी पोंछे थे, उसी टॉवेल से किशोर पैकरा का खून साफ किया, उस पूरे रूम को साफ किया। रूम को साफ करने के बाद इन्होंने एक सूटकेस में उसकी डेड बॉडी को अंदर भर दिया। डेड बॉडी को अंदर जब भरने के बाद फिर से रात में वापस गए, अपने घर चले गए, रूम को इन्होंने लॉक किया। वापस सुबह ये पहुंचे रूम में और रूम में जब स्मेल आ रही थी, तब इन्होंने उस डेड बॉडी के ऊपर इन्होंने परफ्यूम छिड़का। परफ्यूम छिड़कने के बाद स्मेल कम होगी ऐसा इन्हें लगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। स्मेल लगातार बढ़ती जा रही थी, चूँकि डेड बॉडी हो चुकी थी और डिकम्पोज़ होना शुरू हो चुकी थी डेड बॉडी। फिर इन्होंने प्लान किया क्यों ना इसे सीमेंट से प्लास्टर कर देना चाहिए। सूटकेस में बॉडी पड़ी हुई है, ये हार्डवेयर दुकान गए, हार्डवेयर दुकान से इन्होंने सीमेंट की बोरी लेकर आए। सीमेंट की बोरी लाने के बाद इन्होंने थोड़ा-सा रेती मिलाया, रेती मिलाने के बाद उसे प्लास्टर कर दिया सीमेंट से, उस सूटकेस को जिसमें बॉडी रखी हुई है। फिर उसके बाद इन्हें लगा कि अब शायद बॉडी डिकम्पोज़ होना थोड़ा कम हो जाएगी और स्मेल कम आएगी। फिर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, दरवाज़ा बंद करने के बाद वापस अपने घर चले गए। फिर अगले दिन ये दोबारा पहुँचे और दोबारा जब पहुँचे तो बॉडी की स्मेल और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तब इन्हें लगा कि अब इस डेड बॉडी को यहाँ से निकालना चाहिए। तो इन्होंने अपने 2 साथियों को बुलाया इस मदद के लिए, जिसका नाम आपको बता देता हूँ। जो इस एपिसोड में मदद की भूमिका में नज़र आए थे, उसका नाम है विनय यदु, 30 साल इसकी उम्र है, यादवपारा रायपुर थाना डीडी नगर का रहने वाला है और सूर्यकांत यदु, ये दोनों को इसने बुलाया क्योंकि दोनों इसके जान-पहचान वाले हैं। ये दोनों पहुँचे और उसके बाद इन्होंने उससे पहले एक काम इन्होंने कर रखा था। एक पेटी इन्होंने खरीद रखी थी टीने की, वो पेटी लेकर पहुँचे और पेटी में उस सूटकेस को अंदर डाले पेटी के अंदर में, चूँकि इससे पहले ये दोनों अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा प्रयास कर चुके थे, लेकिन वो इतना वज़न हो चुका था कि उठा नहीं। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इस सूर्यकांत और विनय की मदद से पेटी में सूटकेस को डाले और सूटकेस के साथ जो है पेटी को नीचे लेकर आए, लिफ्ट के सहारे नीचे लेकर आए। कुछ लोगों ने देखा भी, कुछ लोगों को ऑकवर्ड भी लगा कि यार ये क्या लेकर जा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने इंद्रप्रस्थ फेज़ 2 में
जाकर सबसे पहले उस आउटर इलाके को ढूँढा कि जहाँ पे पेटी को रख सकें। तो इन्होंने सुबह 9 बजे के आस-पास 12 बजे तक इन्होंने उस काम को किया और उसके बाद शाम को लोगों की नज़र पड़ी, जब लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे एक स्मेल आ रही है इस पेटी से। पुलिस की टीम मौके पर पहुँची, मौके पर पहुँचने के बाद उस सूटकेस को बाहर निकाला जहाँ से अंदर से बॉडी मिली थी। फिर उसके बाद आपको मालूम है कि पूरी कहानी क्या कुछ हुई। फिर उसी दिन ये दोनों यानी कि अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा शहर और राज्य छोड़ने का फैसला किया। उनके पास पैसे थे, उन्होंने तत्काल दिल्ली के लिए फ्लाइट भरी और 9 बजे के आसपास वो उड़ गए। उड़ने के बाद ये दोनों वहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन तब तक पुलिस की टीम चौकन्ना थी। पुलिस की टीम जाँच में जुट चुकी थी और रायपुर पुलिस ने दिल्ली पुलिस को कोऑर्डिनेट किया और साथ ही साथ उस फ्लाइट में सवार फ्लाइंग ऑफिसर को कोऑर्डिनेट किया, सीआईएसएफ को भी कोऑर्डिनेट किया कि ये 2 शख्स जो हैं इस इलाके से लापता हुए हैं, इनके ऊपर शक है। तो पुलिस ने रात में ही उसे गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद जब इन्हें लेकर आए, तब इन्होंने पूरी बात बताई। कई बार इन्होंने बताया कि किशोर पैकरा जो है होटलों से चाट गुपचुप मंगवाता था और चाट गुपचुप जब नहीं देते थे तो उसको वो कहता था कि पैसे वापस करो। तो इस तरह के वो प्रताड़ित करता था, क्योंकि रोज खाना खिलाना, रोज नहलाना-धुलाना, बहुत सारे जो क्रियाकलाप है वो अंकित उपाध्याय और शिवानी करते थे। तो उन्हें लगता था कि उनके संपत्ति पर जो है कब्जा करने का जो अधिकार है अंकित उपाध्याय को है और इसीलिए संपत्ति पर कब्जा करने की जो नीयत से इन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आगे आप सुनेंगे रायपुर एसएसपी ने और क्या कुछ बताया सिलसिलेवार। मैंने बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। रायपुर एसएसपी से सुनिए पूरी कहानी और वाकई में इस एपिसोड ने, इस घटना ने पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर कर दिया है। नेशनल मीडिया में भी ये खबर खूब देखी गई है, खूब इन्होंने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि छत्तीसगढ़ में भी भला इस तरह के क्राइम हो रहे हैं। उसको आश्वस्त किया गया था कि तुम्हारा देख रेख, तुम्हारा खर्चा पानी मैं उठाऊंगा जब तक इसके द्वारा दिए गए भोजन के ऊपर ही आश्रित था। इसके द्वारा लगातार कुछ न कुछ और चीज़ें खाने की मांग की जाती रही है। अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते हुए अपनी पत्नी को साथ में लेकर के इसको रास्ते से हटाने की एवं इसकी हत्या करने का योजना बनाया गया। कुछ दिन के लिए मेरे साथ मेरे किराए के मकान पर चल के रहना, इस बीच में तुम्हारे घर की सफाई कर दी जाएगी। तो जैसे ही घटना घटित किया गया, उस बॉडी को उस बैग के अंदर डाल करके उसको चैन लगा करके रख दिया गया था। मैं इसके द्वारा सट्टा या शेयर मार्केट दोनों में से कहीं इन्वेस्ट किया गया था और इसके द्वारा बताया गया था कि पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा ये बताया गया था कि जो भागते समय पर ये अपने पर्याप्त कपड़े और गहने, सोने के गहने विशेष तौर पर यह मानते हुए कि वहाँ रुकने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। वकील दंपत्ति है, उनका एक क्लाइंट था और उस क्लाइंट से 30 लाख रुपए के लेन देन का मामला होना उजागर हुआ है। इस पूरे प्रकरण में एक ज़मीन से जुड़ा हुआ 30 लाख रुपए था, जिसको आरोपी अंकित उपाध्याय के द्वारा मृतक किशोर पैकरा से लिया गया था और उसको मृतक किशोर पैकरा लगातार मांग कर रहा था, जिसके कारण से इसको पैसा न देना पड़े और परेशान होकर के उसका हत्या को अंजाम दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में आरोपी अंकित उपाध्याय, उसकी पत्नी शिवानी और उसके अन्य 2 साथी जो उसको हत्या के उपरांत शव को ठिकाने लगाने में सहयोग किए, इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे प्रकरण में जब एक बॉक्स के अंदर अज्ञात शव होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई और सीमेंट से लपटे होने की सूचना प्राप्त हुई, तो गंभीरता को देखते हुए पूरी एसीसीयू की टीम, अनुविभाग की पूरी टीम, डीडी नगर की पूरी टीम और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा गया और तत्परतापूर्वक गहनता से उस मौके की इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई। मौके पर एफएसएल टीम एवं डॉग यूनिट की भी मदद लिया गया। मौके की जब उसकी पहचान की गई या फिर मौके की जब निरीक्षण किया गया, तो उसमें प्रमुख तौर पर जो बॉक्स 13 था, इनका जो बॉक्स था, उसमें एक जहाँ से पेटी विक्रय हुआ था, वो एक मौके पर से एक हम लोगों को लीड मिली। साथ ही साथ जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया, तो उस रास्ते में जो चश्मदीद गवाह थे मौके पर से जो
उसको ले जाते देखा गया था, जिनके द्वारा उनके द्वारा भी बहुत महत्वपूर्ण क्लू दिए गए, जिसमें आसपास के जागरूक लोग शामिल हैं। उनके द्वारा बताया गया कि संदिग्ध लोगों का आवागमन था और उस घटना दिवस में एक अल्टो कार, जिसका नंबर हम उनके द्वारा दिया गया कि एक अल्टो कार से एक बक्सा ले जाते हुए उनके द्वारा देखा गया था। अल्टो कार से बक्सा जब ले जा रहे थे तो बक्सा बाहर से भी दिखाई दे रहा था, तो अपने आप में वो संदेह की दृष्टि से उसको देखा गया था और उनके द्वारा उसको बहुत प्रमुखता से पुलिस के सामने बात रखी गई थी। ये क्लू मिलने के बाद अलग अलग 5-6 टीम तैयार करके अलग अलग दिशा में पूरी पार्टियों को लगाई गई, जिसमें प्रमुख तौर पर मौके में जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जिसमें एक ट्रॉली बैग या सूटकेस, पेटी में जो लिखा हुआ दुकान का नाम और उससे आसपास की चीज़ों को संकलित करते हुए उस दिशा में एक विवेचना किया गया। साथ ही साथ जिस जगह से जिस ओर से ये गाड़ियाँ आते दिखी थी, उन दिशाओं के सभी सीसीटीवी कैमरा को एक अवलोकन करने के लिए एक पार्टी लगाई गई। उस पूरे पार्टी में लगाने पर 1-2 प्रमुख तौर से जो गाड़ियाँ जो बरामद हुई, जो उसमें अल्टो कार और एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जिनके नंबर हम लोगों को प्राप्त हुए थे, उस आधार पर उसका विस्तृत विवरण प्राप्त किया गया। अल्टो कार के बारे में पाया गया कि ये धमतरी का निवासी है, जिसके द्वारा कुछ दिन पूर्व अल्टो कार को बेचा गया था। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, जो अंकित उपाध्याय के नाम पर होना पाया गया। इन समस्त साक्ष्यों को एकत्र करते हुए आरोपी की और संदेह व्यक्त होने पर आरोपी की पता तलाश के लिए कई पार्टी तैयार किए गए। जब पार्टी तैयार की गई और उनके घरों में आसपास में पता किया गया तो पाया गया कि ये संदेही या आरोपीगण अपने घरों से नदारद थे। इस आधार पर उनके ऊपर और संदेह गहराया और इसकी सघन पता तलाश पूछताछ की गई, जो उसी दिन दिनांक 23 तारीख को जब पता किया गया तो ये आरोपीगण अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी, ये दोनों शिवानी शर्मा, ये दोनों यहाँ से बाई एयर दिल्ली के लिए कूच कर गए थे। जब इनकी दिल्ली जाने की सूचना प्राप्त हुई तो कुछ देर के लिए पुलिस को लगा कि संभवतः ये बाहर भाग सकते हैं, तो पूरी आईजी साहब की मदद से सभी सिस्टम को एक्टिवेट किया गया और यहाँ के जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली के एयरपोर्ट सिक्योरिटी और स्थानीय पुलिस की मदद से इसको रायपुर एयरपोर्ट से जाने के बाद दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वहाँ के पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया। साथ ही साथ यहाँ से एक पुलिस पार्टी जाकर के दिल्ली से लेकर के इनको वापस आई और वापस आने के बाद कल रात में पहुँचने के बाद इनसे लगातार पूछताछ किया गया। पूछताछ किए जाने पर इनके द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम को स्वीकार करते हुए मृतक किशोर पैकरा से उसके द्वारा या उससे लिए गए पैसे की उसके द्वारा लगातार मांग किए जाने से परेशान होकर और पैसे न देना पड़े, इसको लेकर के योजनाबद्ध तरीके से दोनों पति पत्नी मिलकर के उसको हत्या किया जाना स्वीकार किया गया। जो इनके द्वारा बताई गई उसके अनुसार से जब ये किशोर पैकरा इनका एक क्लाइंट था और इसके पास में कुछ ज़मीन थी, पहले जिस मकान पर रह रहा था उस मकान को इसके द्वारा 50 लाख रुपए पर बिक्री कर दिया गया था। उस बिक्री नामे पर जब उसको ये हुआ कि इसको पूरे पैसे नहीं मिले हैं, इस आधार पर उसके द्वारा पुनः उसको उस घर के बारे में न्यायालय में केस किया था और उस न्यायालय में जो प्रकरण किया था उस पर जो इसका बेलटुकरी निवासी चंद्र प्रकाश कुर्रे के द्वारा इस मकान को खरीदा गया था। उससे जब प्रकरण चल रहा था तो उस दौरान इस ज़मीन के संबंध में
इससे मुलाकात हुई थी और इसके द्वारा बताया गया था कि इस प्रकरण को उसके द्वारा उसके पक्ष में जीत करके उसको दिया जाएगा। साथ ही साथ एक इसके पास में एक अन्य मकान था जो बजरंग नगर में मकान था। इस मकान को लगभग 30 लाख रुपए में इसके द्वारा बिक्री किया गया था। उस बिक्री में प्राप्त 30 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए इसको जो अंकित उपाध्याय था वो प्राप्त किया था और इसी 10 लाख रुपए पर बताया गया था कि वो आपके पक्ष में प्रकरण को जीत करके उसको दिलाया जाएगा और मकान का कब्जा दिलाया जाएगा। इस 10 लाख के एवज में उसके द्वारा प्रकरण न्यायालय में लड़ा। संभवतः इस प्रकरण पर उसके द्वारा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। किसी सीनियर एडवोकेट हैं उनको भी इस पे अपने पक्ष में रखा गया था। उनके द्वारा भी इस प्रकरण में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण ये प्रकरण हार गया और इसके विपक्ष में गया किशोर पैकरा के। इस मकान के अतिरिक्त जो बजरंग नगर में जो एक मकान था उसको इसके द्वारा 30 लाख रुपए में विक्रय किया गया था, जिसमें से 10 लाख रुपए बताया उसको वकील के नाम पर अपना प्राप्त किया था। साथ ही साथ जो 2 लाख रुपए अन्य खर्च कहीं हो गए थे। 18 लाख रुपए जो इसके पास में था मृतक किशोर के पास में, उस पैसे को भी वकील अंकित के द्वारा किसी शेयर मार्केट में या अन्य जगह पर उसको मोटी रकम प्राप्त होगी या फिर मुनाफा प्राप्त होगा करके उससे लेकर के कहीं खर्च कर दिया गया था या इन्वेस्ट कर दिया गया था। इस प्रकार कुल लगभग 28 से 30 लाख रुपए मृतक को इस अंकित उपाध्याय से प्राप्त किया जाना था। क्योंकि वो अपने परिवार से अलग रह रहा था, वर्तमान में इसके पत्नी बच्चे सब इससे अलग हो चुके थे। इसकी माँ साथ में रहती थी, वो मृत हो चुके थे। वर्तमान में अकेले ही उस जगह पर रह रहा था और साथ कुछ दिनों पूर्व किसी जगह पर एक्सीडेंट होने से उसके पैर में कूल्हे के पास में उसको फ्रैक्चर हुआ था, जिसके कारण से वो चल फिर नहीं पा रहा था। इसको पैसे की आवश्यकता थी। मृतक को लगातार पैसे इसके द्वारा मांग किया जा रहा था। इसको आश्वस्त किया गया था कि तुम्हारा देख रेख, तुम्हारा खर्चा पानी मैं उठाऊंगा जब तक कि तुमको पैसे न दे दूं करके। और इस प्रकार लगातार उसके संपर्क में रह करके कुछ खाने पीने की सामग्री या बना बनाया खाना पीना और कुछ पानी वगैरह प्रतिदिन उसको देता रहा है। जब उसको खाने पीने की परेशानी होती थी तो लगातार मृतक के द्वारा इसको चूँकि वहाँ खुद नहीं बना सकता था तो इसके द्वारा दिए गए भोजन के ऊपर ही आश्रित था। इसके द्वारा लगातार कुछ न कुछ और चीज़ें खाने की मांग की जाती रही है, जो इसके इस व्यवहार से लगातार उसको खाने पीने की सामान मांगना या उसको लगातार पैसे मांगना के व्यवहार से लगातार वो अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते हुए अपनी पत्नी को साथ में लेकर के इसको रास्ते से हटाने की इसकी हत्या करने का योजना बनाया गया। योजना के अनुसार जब तय हो गई कि इसको रास्ते से हटाना है तो उस आधार पर इसके द्वारा सबसे पहले CG04B7744 जो मुख्य रूप से धमतरी ज़िले के एक निवासी का एक अल्टो कार है, उस कार को ख़रीदा गया 60,000 रुपये में। उस कार को ख़रीदने के बाद कुछ दिन उपरांत उसको चूँकि वहाँ करने से उसको यह शक था कि लगातार यहाँ आते जाते रहने से ना लोगों को प्रकरण खुलासा हो जाएगा। इस मान को देखते हुए अपने इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में किराए का मकान लिया गया। जब ये कार खरीदा गया या फिर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में मकान किराए पर ली गई, उसके पूर्व अंकित उपाध्याय द्वारा अपना आधार कार्ड जो कार खरीदने में किराए के मकान लिए जाने में आवश्यक थी, उसको फर्जी तरीके से निर्माण करके कोरबा के पते पर निर्माण किया गया था। इस कोरबा के पते के आधार पर ही उसके द्वारा अल्टो कार खरीदा गया और साथ में नए किराए का मकान लिया गया। जब ये दोनों तैयारियां हो गई तो उसके बाद इसके द्वारा मृतक किशोर को यह बोल करके कि आपका जो वर्तमान में जो घर है उसमें बहुत गंदगी फैला हुआ है, उस गंदगी को साफ़ सफाई किया जाना आवश्यक है। कुछ दिन के लिए मेरे साथ मेरे किराए के मकान पर चल के रहना, इस बीच में तुम्हारे घर की सफाई कर दी जाएगी, फिर वापस आकर के यहाँ रहने लगना।
यह योजनाबद्ध तरीके से बोलते हुए इसको घटना के दिवस दिनांक 21 तारीख को अपने साथ लेकर के उस इंद्रप्रस्थ के उस मकान क्रमांक 321 डी 321 पर ले जाया गया। योजनानुसार पहले उसको नाश्ता कराया गया और साथ ही साथ उस दौरान उसकी पत्नी भी वहाँ मौजूद थी। तो दोनों ने मिलकर के उसको पहले नहाने के लिए बोला गया, फिर नाश्ता कराया गया। नाश्ता कराने के बाद उसको बताया गया कि थोड़ी देर के लिए आप आराम कर लो। तब तक वो दूसरे कमरे में थे। जैसे ही वो हल्की सी नींद में आया तो आरोपी के द्वारा उसके छाती में बैठ करके उसके गला दबा करके हत्या कर दिया गया। जब उसको लगा कि मृत्यु उसका पूरा ख़त्म हुआ है कि नहीं ख़त्म हुआ है, तब अपने पास रखे हुए चाकू से उसके गले में धारदार हथियार से उसके गले में वार पहुंचा करके हत्या किया गया। जब आश्वस्त हो गया कि मृत्यु हो गई, तब वहां से उसको उसी हालत में छोड़कर घर में तालाबंद किया जाकर तो वापस अपने घर वापस आ गया। उसको फिर से कंफर्म किए जाने के लिए शाम को फिर वहाँ जाया गया और एक बार फिर देख करके कंफर्म हुए कि ये पूर्ण रूप से मृत हो गया है। आसपास देखे कि काफ़ी ज़्यादा ब्लड बहा हुआ है। मौके पर वहाँ उपस्थित जो मौके पर टॉवेल था, टॉवेल के अतिरिक्त कुछ कपड़े थे, उन सभी से उसके आसपास के खून को साफ किया गया। वहाँ जो चाकू था उसको इकट्ठा किया गया और पुनः उस जगह पर रख करके वापस आ गए। उसको ठिकाने लगाने की जब बात आई तो वहाँ से पहले एक 4,000 रुपये में एक बैग खरीदा गया, ट्रॉली बैग। वो इसके पूर्व जब योजना का पार्ट था वो, तो जैसे ही घटना घटित किया गया उस बॉडी को उस बैग के अंदर डाल करके उसको चैन लगा करके रख दिया गया था। जब उसको रखते नहीं बना तो उसमें जो बेल्ट जैसा रहता है ट्रॉली बैग के अंदर, उससे पैर को बांध दिया गया था ताकि कोई भाग बाहर न निकल पाए और उसके हिसाब से अंदर में बंद हो पाए। तो ट्रॉली बैग के अंदर बंद करके चैन लगा कर वापस आ गए थे। दोबारा गए तो उस पर ये पूरा सामान को आसपास की चीज़ों तो उसको व्यवस्थित करके आए और 22 तारीख को ही जा कर के जब देखे कि इसको इसमें ले जाते नहीं बनेगा, तब जाकर पेटी लाइन में अब्बू जो पेटी का जो दुकान था, पेटी को वहाँ ऑर्डर दिए। ऑर्डर देने के लिए उसको ये बताया गया कि हम कल आकर के उसको ले जाएंगे और कुल 4,000 रुपये में इसको भी खरीदे, जिसमें से 400 रुपया उस दिन दुकान वाले को दिया गया और 3600 रुपये जब 23 तारीख को सुबह गए तो उस दौरान फिर 3600 रुपये दे करके उसको बैग को क्रय किया गया और उस बैग को क्रय करके वापस वहाँ पहुँचाया गया जहाँ इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में जिस जगह पर इसकी बॉडी मिली हुई थी। और वहाँ पर से उसको दोनों लोगों ने मिलकर पेटी के अंदर रखा। दोनों लोग उसको वहाँ से उठाने का प्रयास किए। जब दोनों से नहीं उठ पाया तो उनके जो परिचित लोग थे, जिस पर सूर्यकांत यदु और विनय यदु, इन दोनों को अपने घर में बुला करके वापस घर आ गए थे। घर में बुला करके दोनों को घटना के क्रम में अवगत कराया कि इस प्रकार से उसके द्वारा घटना घटित की गई करके दोनों को इसमें मदद मांगा। दोनों इसमें उसको बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए सहमत हुए और पुनः चारों लोग जाकर के उसको वहाँ से बॉडी को लेकर के जो घटना स्थल पर वहाँ तक पहुँचाया गया। चूँकि इसमें दोनों जो सहयोगी थे, सूर्यकांत यदु और फिर विनय यदु, दोनों परिचित थे, इसलिए इनको पहले से ही बताया गया था कि वहाँ जाने के पूर्व पहचान छिपाने के उद्देश्य थे। उसको रुमाल या कपड़ा चेहरे में बांध दिया गया ताकि उसके पहचान न छिप पाए। इन चारों के दौरान ये जिस पर इसका पति अंकित, शिवानी और दोनों ये सूर्यकांत यदु और विनय यदु, चारों के द्वारा एक अल्टो कार से वहाँ से डेड बॉडी को बक्से में रख करके घटना स्थल पर ले जा करके सुनसान इलाके पर फेंक करके वहाँ से चले आए थे। वापस आते हुए इनके द्वारा जो अल्टो कार उपयोग किया गया था उसको छिपाने के उद्देश्य से किसी गैरेज में डेंटिंग पेंटिंग के लिए किसालपुर के गैरेज में दिया गया था। उसके द्वारा जो ऑटो और फिर दोपहिया वाहन उपयोग किया गया था उसको घर ले जा कर के छोड़ दिया गया था। जब ये चीज़ें पता चली कि ये जो घटनाक्रम लगातार लोगों तक फैलने लगी, लोगों तक जानकारी होने लगी,
तो इनको यह लगा कि अब नहीं बच पाएंगे, इस उद्देश्य से लंबे समय तक फरारी काटने का उद्देश्य लेकर के यहाँ से फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। इसमें पूछताछ पर यह बताया गया कि इनका उद्देश्य वहाँ लंबे समय तक फरारी काटने का था। पुलिस को अपने सूचना तंत्र के माध्यम से लगातार मेहनत किए जाने से समय पर इन दोनों आरोपियों को भागते भागते में उसकी सूचना प्राप्त हुई थी। तो यहाँ से चूँकि टेकअप किया जा चुका था, इसलिए दिल्ली पुलिस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी की मदद से उसको दिल्ली से हिरासत में लिया गया और बाद में पूछताछ लाकर के यहाँ पूछताछ की गई, जिसमें इन सभी के द्वारा घटना को इस रूप में स्वीकार किया गया। और इस पूरे स्वीकारोक्ति के बाद इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा करके इनके कब्जे से अल्टो कार CG04 7744, ईथर वाहन क्रमांक CG04 NY 6639, इलेक्ट्रिक जॉय दोपहिया वाहन, 5 नग मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है। इस पूरे प्रकरण में प्रारंभ में जो मर्ग था उसमें मर्ग क्रमांक 41/2025 धारा 194 BNSS और बाद में विवेचना किए जाने के बाद हत्या का प्रकरण पाए जाने से इसमें धारा 103 बाद में साक्ष्य पाने की धारा 338 का 3-5 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें आरोपीगण अंकित उपाध्याय पिता राम निकेतन उपाध्याय, शिवानी शर्मा पति अंकित उपाध्याय, विनय यदु पिता संतराम यदु, सूर्यकांत यदु पिता प्रेमनाथ यदु, चारों को गिरफ्तार किया जाकर के रिमांड पर भेजा जा रहा है। इसमें अभी अन्य तथ्य जो उस पर हथियारों की बरामदगी, सीन रिक्रिएशन एवं अन्य साक्ष्य संकलित किया जाना शेष है। कुछ आरोपियों को अभी पुलिस रिमांड पर लिया जा करके और आगे की पूछताछ की जाएगी।